बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब हम CNS ट्यूमर्स या फिर ब्रेन ट्यूमर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए CNS ट्यूमर्स में ब्रेन ट्यूमर्स भी आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स भी आते हैं, ठीक है ना। एक बात याद रखें। अच्छा, अब ये है कि जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं वैसे तो वो स्पोरेडिकली अकर होते हैं, याद रखें, दे अकर स्पोरेडिकली। लेकिन क्या होता है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रेडिएशन एक्सपोजर और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। ये जो दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं ये इंक्रीज़ करते हैं चांसेस ऑफ ब्रेन ट्यूमर अकरेंस, ठीक है ना। अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें और तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ में कौन कौन से हैं, देखें ये सारे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिनमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है पेशेंट को। सबसे पहले इनमें टॉप पे है रेटिनोब्लास्टोमा, फिर हमारे पास है लीफ-रोमेनी सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में ब्रेन ट्यूमर्स हैं। इसी तरह मेन 1 है। मेन 1 में कौन सा फिर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा। इसी तरह टर्कॉट्स सिंड्रोम है, याद रखें टर्कॉट्स सिंड्रोम जो है ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है ना। ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। दिस इज एसोसिएटेड विथ FAP एंड HNPCC, ठीक है ना, FAP एंड HNPCC। FAP में फिर मेडुलोब्लास्टोमा एसोसिएटेड है और HNPCC में ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में एसोसिएटेड है। फिर वॉन हिप्पो-लिंडफ सिंड्रोम में सीरिबेलर हेमांजियोब्लास्टोमा है, ये सीरिबेलर, ठीक है। इसी तरह फिर गोल्डलिन सिंड्रोम और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस भी रिस्क फैक्टर्स में शामिल हैं ब्रेन ट्यूमर्स के, ठीक है ना। इनका इसको याद रखने के लिए आपने देखें RL नॉट इन MTV, R से रेटिनोब्लास्टोमा, लीफ-रोमेनी, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, मेन 1, टर्कर्ट्स, VHL और गोर्लिन और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं WHO क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना। तो जो WHO क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है ना। तो WHO क्लासिफिकेशन की बात करें ब्रेन ट्यूमर्स की तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, नेट है सबसे पहले हमारे पास, नेट जाल, ठीक है ना, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। इसमें फिर फर्दर नेट इज सब डिवाइडेड इनटू 4 मज़ीद इनके टाइप्स हैं। सबसे पहले ग्लायोमा है, उसके बाद पाइनियल ट्यूमर है, मेडुलोब्लास्टोमा है और न्यूरोनल ट्यूमर्स हैं, ठीक है ना। PMN, ठीक है ना, PMN, ठीक है ना, GPMN, ये निमोनिक आपने याद रखना है, ठीक है। फिर ग्लायोमा जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एपिंडाइमोमा और कोरॉइड प्लेक्सस ट्यूमर CPT में ये टाइप्स है इसकी। और उसके बाद पाइनियल ट्यूमर हो गया, मेडुलोब्लास्टोमा हो गया। न्यूरल ट्यूमर्स में हमारे पास GG गैंग्लियोमा, GC गैंग्लियोसाइटोमा और NB न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें कि जो NB है, NB वो यहाँ पे है न्यूरोब्लास्टोमा, जबकि MB इधर है, ठीक है ना। तो ये आपने नोट करना है, NB जो है वो न्यूरोनल ट्यूमर्स की एक सब क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व्स, NST। पहले हमने देखा NET, अभी हमारे पास NST है, नर्व शीट ट्यूमर, NST। ये इसमें एग्जांपल है हमारे पास वेस्टिबुलर श्वानोमा की, ठीक है ना। तो वेस्टिबुलर श्वानोमा एक NST है। उसके बाद हमारे पास मेनिंजियल ट्यूमर है जिसको हम मेनिंजियोमा बोलते हैं, ठीक है ना, ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द मेनिंजिस। फिर चौथा हमारे पास है पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी के जो ट्यूमर्स हैं। फिर जर्म सेल ट्यूमर है पांचवा हमारे पास, जर्म सेल ट्यूमर के अंदर जर्मिनोमा और दूसरा है टेराटोमा, ठीक है। फिर हमारे पास लिम्फोमास हैं और 7th में हमारे पास ट्यूमर लाइक मेल फॉर्मेशन, TLMF, ठीक है ना, ट्यूमर लाइक मेल फॉर्मेशन। अब देखिए ट्यूमर लाइक मेल फॉर्मेशंस में हमारे पास क्या है, 4 चीज़ें हैं, ठीक है ना। क्रेनियोफेरिंजियोमा है जो कि मोस्ट कॉमन है इन चिल्ड्रन में, कोलॉइड सिस्ट है
और एपिडर्मल ट्यूमर है, एपिडर्मॉइड ट्यूमर है और डर्माइड ट्यूमर। इसको आप ट्यूमर लाइक मेलफॉर्मेशंस को CED से याद रख सकते हैं आप, सी क्रेनियोफेरिंजियोमा और कोलॉइड सिस्ट, एपिडर्मॉइड ट्यूमर और डर्माइड ट्यूमर, ठीक है। इसी तरह फिर मेटास्टेटिक, 8वां है मेटास्टेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद कभी कभी कंटिगुअस एक्सटेंशन भी होती है फ्रॉम रीजनल ट्यूमर, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसमें ग्लोमस ट्यूमर आता है, ठीक है ना। तो ये है WHO की क्लासिफिकेशन CNS ट्यूमर्स की, ठीक है ना। अब देखें कुछ वन लाइनर्स हम करेंगे अभी। अगर आपसे पूछे कोई कि मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कौन सा है ओवरऑल, तो मेटास्टेसिस, जिनको हम सेकेंडरीज भी बोलते हैं, ठीक है ना, सेकेंडरीज, ठीक है ना। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन प्राइमरी फॉर मेटास्टेसिस टू ब्रेन, यानी कि वो कौन सी जगह है जहाँ से सबसे पहले ब्रेन तक मेटास्टेसिस पहुँचते हैं, तो वो है लंग कार्सिनोमा फॉलोड बाय कार्सिनोमा ब्रेस्ट। अब ट्विस्ट देखें, अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी फॉर लेप्टोमेनिंजियल मेटास्टेसिस, तो ये डिफरेंट है, ये फिर कार्सिनोमा ब्रेस्ट आ जाता है इसमें, ठीक है। यानी कि मेनिंजिस को मेटास्टेसाइज कौन सा कार्सिनोमा करता है, कार्सिनोमा ब्रेस्ट। मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर पूछे, अब देखें मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर ये डिफरेंट है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर ये डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर मेनिंजियोमा फॉलोड बाय ग्लायोमा। मेनिंजियोमा 35% केसेस में होता है, ग्लायोमा 30%। अब ग्लायोमा ये वही है जिसमें क्रेनियोफेरिंजियोमा, अच्छा इसी तरह जो है कोलॉइड सिस्ट, इसी तरह फिर एपिडर्मॉइड ट्यूमर और इसी तरह फिर डर्मॉइड ट्यूमर, ये सारी की सारी ये उसमें आता है ग्लायोमा में, ठीक है। सॉरी एक मिनट, मैंने आपको दूसरा बताया। ग्लायोमा जो है, ग्लायोमा में हमारे क्या शामिल होते हैं, ग्लायोमा में ये शामिल होते हैं एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एपेंडाइमोमा और कोरॉइड प्लेक्सस ट्यूमर, ये ग्लायोमा में होते हैं, ठीक है ना। और जो मैंने पहले बताया वो फिर ट्यूमर लाइक मेलफॉर्मेशन है, क्रेनियोफेरिंजियोमा, कोलॉइड सिस्ट, एपिडर्मॉइड ट्यूमर और डर्माइड ट्यूमर, ठीक है। इनमें आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो ग्लायोमा 30% है, दूसरे नंबर पे है मोस्ट कॉमन प्राइमरी में, ठीक है। इसको आपने ऐसे याद करना, MCMG, मोस्ट कॉमन मेनिंजियोमा एंड दूसरे नंबर पे ग्लायोमा, ये निमोनिक है इसका, ठीक है। अच्छा, फिर ग्लायोमा कोई एक ट्यूमर तो है नहीं, ग्लायोमा के अंदर डिफरेंट और भी ट्यूमर्स हैं, एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एपेंडाइमोमा और कोरॉइड प्लेक्सस ट्यूमर, ये देखें ग्लायोमा में ये आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन मलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, तो वो है मलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन पूछे तो वो है मेड्यूलोब्लास्टोमा। और मोस्ट कॉमन रेडियो सेंसिटिव ब्रेन ट्यूमर, रेडियो सेंसिटिव को मैं ऐसे लिखता हूँ, रेडियो सेंसिटिव ब्रेन ट्यूमर पूछे तो वो भी मेड्यूलोब्लास्टोमा ही है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन सुप्रासेलर मास इन एडल्ट्स, तो वो है पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन सुप्रासेलर मास इन चिल्ड्रन कोई पूछे तो वो है क्रेनियोफेरिंजियोमा, ठीक है। इसके अलावा देखें कि अगर कोई पूछे कि ब्रेन ट्यूमर एसोसिएटेड विद कैल्सिफिकेशंस, तो वो है हमारे पास 3 टॉप के। इसमें निमोनिक याद रखें, मैं निमोनिक को इस तरह लिखता हूँ, कहीं भी निमोनिक बनाया हो मैंने तो ऐसे करके मैं दायरा लिखता हूँ, ठीक है। इसमें कॉम है, सबसे पहले टॉप पे क्रेनियोफेरिंजियोमा है, जो कि मोस्ट ऑफ द जो है ब्रेन ट्यूमर्स आर, मोस्ट ऑफ द क्रेनियोफेरिंजियोमास आर दे शो कैल्सिफिकेशंस, ठीक है। इसी तरह दूसरे नंबर पे ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है, ये एक ग्लायोमा ट्यूमर है, ठीक है। 90% ऑफ द ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास शो कैल्सिफिकेशंस। इसी तरह थर्ड नंबर पे कॉम निमोनिक है ना, तो COM कॉम मेनिंजियोमा है थर्ड नंबर पे, जो कि 20 to 25% ऑफ द जो है ट्यूमर मेनिंजियोमास वो कैल्सिफिकेशन शो करते हैं। आपने याद होगा आपको कि जो जेमोमा बॉडीज़ में हम जो निमोनिक यूज़ करते थे, ठीक है, उसमें जो M है वो मेनिंजियोमा को
शो करता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये देखें, ये ज़ेमोमा बॉडी आपको नज़र आ रही है हिस्टोपैथोलॉजिकली क्लोज देखें तो क्या होता है इसमें क्या होता है, इसमें लेमिनेटेड कंसेंट्रिक स्फीरूल्स होते हैं विद डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। लेमिनेटेड कंसेंट्रिक स्फीरूल्स होते हैं विद डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, एक बात। और इसके फिर कौन कौन से ट्यूमर्स में ये ज़ेमोमा बॉडीज़ होते हैं, पी से पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, एस से सोमेटोस्टेटिन, ए से एड्रिनल्स, ठीक है, कैल्सिफाइंग फाइब्रस सूडो ट्यूमर होता है, एम से ये हमारा ब्रेन ट्यूमर है मेनिंजियोमा और मलिग्नेंट मीजोथीलियोमा, ओ से ओवेरियन सीरस कार्सिनोमा, पी से प्रोलेक्टिनोमा मिल्क, ये एम है, ये दूसरे एम से मिल्क है, ठीक है। फिर सीरस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये सारी की सारी जो ट्यूमर्स हैं ये ज़ेमोमा बॉडीज़ शो करती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है ज़ेमोमा बॉडीज़, तो इसलिए हमें मेनिंजियोमा ज़्यादा याद रहता है, हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, कैल्सिफिकेशन फॉर्मिंग ट्यूमर्स में ज़ेमोमा बॉडीज़ जो हैं वो 3rd नंबर पे हैं, ठीक है ना, वो हैं 3rd नंबर पे। ये देखें, पहले नंबर पे क्रेनियोफेरिंजियोमा है, दूसरे नंबर पे ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है, जो 90% ऑफ द ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास शो करते हैं कैल्सिफिकेशंस, 100% ऑफ द क्रेनियोफेरिंजियोमास शो करते हैं कैल्सिफिकेशंस। तो अब इनका कोई निमोनिक बना हुआ नहीं है, जबकि मेनिंजियोमा का निमोनिक ज़ेमोमा बॉडीज़ हम फर्स्ट ईयर MBBS से सुन रहे होते हैं, तो इसलिए हमें एकदम ये क्लिक हो सकता है कि मेनिंजियोमा कैल्सिफिकेशन करा रहा होगा। लेकिन आपने फर्स्ट ऑप्शन में कभी भी मेनिंजियोमा क्लिक नहीं करना, ठीक है ना। आपने पहले देखना है उस MCQ में क्रेनियोफेरिंजियोमा है तो आप क्रेनियोफेरिंजियोमा क्लिक करेंगे। अगर यानी कि MCQ ये हो कि ब्रेन ट्यूमर एसोसिएटेड विद कैल्सिफिकेशंस, तो ठीक है ना। अगर क्रेनियोफेरिंजियोमा नहीं है ऑप्शंस में तो आपने ODG ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा सेलेक्ट करना है, और ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा का भी हमने एक निमोनिक बनाया था एग शेल, ठीक है ना। तो एक्शेल में क्या होती है, कैल्सिफिकेशंस होती है ना। इसी तरह मेनिंजियोमा जो है वो ज़ेमोमा बॉडीज से आपको याद रहेगा, जो मैंने आपको दिखाई भी है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि इफ़ ऑल द 3 ऑप्शंस आर गिवन, आपने सेलेक्ट करना है क्रेनियोफेरिंजियोमा, ठीक है ना। आपने सेलेक्ट करना है क्रेनियोफेरिंजियोमा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्रेनियोफेरिंजियोमास शो कैल्सिफिकेशंस। अगर क्रेनियोफेरिंजियोमा ऑप्शन में नहीं है तो आपने फिर सेलेक्ट करना है दूसरे नंबर पे ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, क्योंकि 90% ऑफ द ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास शो कैल्सिफिकेशंस। अगर बोथ ऑफ द अबव, ये भी नहीं है ऑप्शंस में, ये भी नहीं है, तो फिर आपने मेनिंजियोमा सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ऐसे ज़ेमोमा बॉडी के निमोनिक से इम्प्रेस होकर आपने एकदम जो है मेनिंजियोमा सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद आप स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपसे कोई पूछे स्पाइनल ट्यूमर्स, पहले हमने क्या क्या पढ़े थे, ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है। अब मैं स्पाइनल ट्यूमर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। स्पाइनल ट्यूमर्स देखें, मोस्ट कॉमन स्पाइनल ट्यूमर अगर पूछे वही मेट्स जिस तरह ब्रेन में था। मोस्ट कॉमन प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर कोई पूछे तो वो है नर्व शीट ट्यूमर, ठीक है। नर्व शीट ट्यूमर मैंने आपको क्या कहा था, WHO क्लासिफिकेशन में नर्व शीट ट्यूमर वेस्टिबुलर schwannoma इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर, आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन इंट्रामेड्यूलरी स्पाइनल ट्यूमर IM, ये इंट्रामस्कुलर नहीं है, ये इंट्रामेड्यूलरी स्पाइनल ट्यूमर पूछे तो वो है एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है ना। निमोनिक याद रखें एस्ट्रोसाइटोमा के बारे में कि हम AC को कहाँ रखते हैं, कमरे के अंदर रखते हैं ना, विंडो AC को, AC इन, तो इंट्रामेड्यूलरी है ये, इन से याद रखें, इंट्रामेड्यूलरी स्पाइनल ट्यूमर है एस्ट्रोसाइटोमा। इसी तरह मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर, साइट पूछे, अगर साइट पूछे प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर की तो आईडेम याद रखें, आईडेम उर्दू में मैं लिखता हूँ इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेड्यूलरी आईडेम, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन साइट है, ठीक, इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेड्यूलरी। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि मोस्ट कॉमन इंट्रामेड्यूलरी स्पाइनल ट्यूमर एस्ट्रोसाइटोमा है, तो मैं एक यहाँ पे सवाल छोड़े जाता हूँ कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रामेड्यूलरी स्पाइनल ट्यूमर, ठीक है।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेसिक्स रिलेटेड टू द ब्रेन ट्यूमर्स। फॉर एग्जांपल हम साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, डायग्नोसिस कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे, और जनरल पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें यानी साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो देखें 3 कार्डिनल साइंस होते हैं किसी भी ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में। सबसे पहले फिट्स यानी सीजर्स हो सकता है, ठीक है, सीजर्स। अच्छा, फिर हेडेक, ठीक है ना, हेडेक क्यों होगा, क्योंकि देयर विल बी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है ना, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा। और याद रखें ये हेडेक सीवियर इन नेचर होता है, और सीवियर इन नेचर कब होता है, सीवियर इन द मॉर्निंग होता है ये हेडेक। इस हेडेक की 2 खास बातें, एक खास बात सीवियर इन मॉर्निंग, और दूसरा इट इंक्रीजेज आफ्टर स्ट्रेनिंग, ठीक है ना। और ये हेडेक एसोसिएटेड हो सकता है नोज़िया के साथ भी और वोमिटिंग के साथ भी, ठीक है ना, नोज़िया के साथ भी और वोमिटिंग के साथ भी हो सकता है। तीसरा जो है हमारे पास वो है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। मैंने कहा था ना 3 कार्डिनल साइंस, फिट्स, हेडेक ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और फिर फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है ना। इनिशियली हो सकता है कि पेशेंट को कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं हो, लेकिन विद द टाइम फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्रोग्रेस कर जाता है, ठीक है ना। और याद रखें फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के बारे में ख़ास बात ये है कि ये डिपेंडेंट होता है ऑन द लोकेशन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। ये डिपेंडेंट होता है कहाँ, ऑन द लोकेशन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर पे, ठीक है ना। अच्छा, इसको एज ए निमोनिक याद रखने के लिए फिट्स लिख दें, फिट्स एफ फिट्स। एक तो फिट्स खुद हो गया, ठीक है ना, यानी सीजर्स। दूसरा एफ से फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तीसरा टेंशन यानी कि इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन या फिर प्रेशर की वजह से हेडेक, नोज़िया एंड वोमिटिंग, ठीक है, इसको आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। फिर देखें नेक्स्ट देखें कि कोई जो ट्यूमर्स हैं चौथा साइन कि ट्यूमर्स रिलेटेड टू पिट्यूटरी, अगर पिट्यूटरी से रिलेटेड कोई ट्यूमर है यानी कि पिट्यूटरी एडिनोमा ETC, तो वो एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ भी ला सकता है बॉडी में, ठीक है ना। इसी तरह अब हम ये कि हमने कार्डिनल साइंस पढ़ी, कार्डिनल साइंस जो है 3 कार्डिनल साइंस के साथ एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़। तो फिर इन्वेस्टिगेशन देखें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, वो है MRI, ठीक है। अब देखें कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स, देखें ब्रेन ट्यूमर्स में हम ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे सर्जरी यूज़ कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, और क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम रोशनी डालेंगे। देखें सबसे पहले ड्रग्स गिवन इन ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा ए, ठीक है ना। ड्रग्स में देखें सबसे पहले है डेक्सामिथासोन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, डेक्सामिथासोन देखें कि जब ब्रेन ट्यूमर हो जाता है किसी पेशेंट को, तो वहाँ पे क्या होता है, पेरीट्यूमरल एडिमा, ठीक है ना, पेरीट्यूमरल एडिमा होता है। तो टू डिक्रीज दिस पेरीट्यूमरल एडिमा, पेरीट्यूमरल ये ट्यूमर है, टी जहाँ पे मैं टी लिखूँगा वो ट्यूमर है, ठीक है। वी यूज़ डेक्सामिथासोन। डेक्सामिथासोन क्या करता है, डेक्सामिथासोन स्टेबलाइजेस सेल मेम्ब्रेन एंड रिड्यूसेस पेरीट्यूमरल एडिमा, ठीक है। दूसरी ड्रग जो यूज़ करते हैं वो हम अगर देखें कि अगर जो ट्यूमर सेंसरी मोटर स्ट्रिप के करीब है, ऐसा मतलब सेंसरी मोटर स्ट्रिप के करीब कोई ट्यूमर है, तो उसको हम ऑपरेट करने वाले हैं। तो अगर ऑपरेट करने के बाद पेशेंट को फिट्स पड़ सकते हैं, ठीक है ना, फिट्स पड़ सकते हैं। तो फॉर फिट्स वी गिव एंटी एपिलेप्टिक्स, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ देम बट नॉट इन ऑल केसेस, बट फॉर फिट्स जो कि ऐसे ट्यूमर्स जो कि क्लोज होते हैं सेंसरी मोटर स्ट्रिप के, उनके लिए हम फिट्स को रोकने के लिए हम एंटी एपिलेप्टिक्स देते हैं, ठीक है ना, एंटी एपिलेप्टिक्स देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कौन से एपिलेप्टिक्स, लेविटायर एसिटाम हो गया, ठीक है, लेविटायर एसिटाम हो गया, ठीक है। तो एंटी एपिलेप्टिक्स देखें एपिवॉल दे सकते हैं, जिसमें एपिवॉल देखें ट्रेड नेम है, इसके अंदर होता है वाल्प्रोइक एसिड, ठीक है ना। देखें एपिवॉल के फिर कंट्राइंडिकेशंस है, आप यंग फीमेल में नहीं दे सकते एपिवॉल टेराटोजेनेसिटी की वजह से, और ओबेसिटी में भी एपिवॉल को आप नहीं दे सकते, ठीक है ना। इसी तरह लिरेस है, जिसका ट्रेड नेम लिरेस है, और इसका जो है जो ड्रग नेम लेविटायर एसिटाम है। और इसी तरह लेमोट्रिजीन है एक एंटी एपिलेप्टिक, और टेग्राल
का ट्रेड नेम है ट्रेग्राल, जिसके अंदर कार्बामेज़ापिन होती है, ठीक है, और फेनिटोइन वगैरह, ठीक है। तो ये सारी एंटी एपिलेप्टिक्स हैं जो हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखें डेक्सामेथासोन हो गया, एंटी एपिलेप्टिक्स हो गए, ठीक है। तो इसी तरह फिर हमारे पास तीसरी ड्रग है मैनिटोल। मैनिटोल देखिए हम हेड इंजरी में भी देते हैं और ब्रेन ट्यूमर्स में भी देते हैं। मैनिटोल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, याद रखें मैनिटोल जो है ऑस्मोटिक डायरेटिक है, और इसके मैनिटोल के नाम से मेरे चैनल पे पूरी वीडियो पड़ी हुई है मैनिटोल के बारे में। देखें इट इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसको हम ऑस्मोथेरेपी में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यानी कि सेरेब्रल एडिमा को कम करने के लिए। और जब एडिमा कम होता है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कम होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड हेडेक आर कार्डिनल साइंस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। टाइम फॉर मैनिटोल कहाँ कब देंगे मैनिटोल, बिफोर ड्यूरल ओपनिंग हम मैनिटोल देंगे, और ऑपरेटिव रिजेक्शन के दौरान हम मैनिटोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे ड्रग्स में चॉइसेस थे कि हम क्या क्या दे सकते हैं ब्रेन ट्यूमर में। अब देखें सर्जरी, दूसरा नंबर पे ये हमारा ए था। अब बी देखते हैं, बी देखें सर्जरी या फिर सर्जिकल रिजेक्शन, ये जो है हमारा मेन स्टे है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, ठीक है ना, मेन स्टे है न्यूरो सर्जरी में, आपने देखा होगा, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, इसके दो फायदे, एक तो हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस हम बना सकते हैं बायोप्सी वगैरह लेके, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम डिक्रीज़ कर सकते हैं मास इफ़ेक्ट, ठीक है ना। ये वही वाली बात है जब हम प्रोस्टेट में हमने पढ़ा था कि जब हम जो है प्रोस्टेट कार्सिनोमा होता है तो हम जब रिजेक्शन करते हैं ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स भी कम होते हैं मास इफेक्ट कम होने की वजह से, और हिस्टोपैथोलॉजिकल बायोप्सी भी करने के लिए हम सैंपल भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये बी हो गया। अब देखें सी, देखें सर्टेन ट्यूमर्स जो हैं, सर्टेन ट्यूमर्स दे आर क्लोज टू वाइटल एरियाज, वाइटल स्ट्रक्चर्स, ब्रेन के अंदर वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बगैर बंदा ज़िंदा नहीं रह पाता। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स के करीब जो ब्रेन ट्यूमर होता है ना, तो उसको जो रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, जब उसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम यानी कि रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है का दूसरा मतलब क्या क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव नेगेटिव मार्जिन्स, इस तरह इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव नेगेटिव मार्जिन्स। तो हम क्या करते हैं, जितना हम रिमूव कर सकते हैं उतना हम निकाल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं हम रेडियोथेरेपी देते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, देखें पहले नंबर पे ड्रग्स था, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सर्जरी थी जो कि मेन स्टे है ट्रीटमेंट की, तीसरे नंबर पे रेडियोथेरेपी। ये नेगेटिव मार्जिन अचीव करना मुश्किल हो तो हम जितना निकाल सकते हैं उतना निकाल लेते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग जो ट्यूमर है उसको डील करने के लिए हम रेडियोथेरेपी देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखिए कुछ ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो स्प्रेड करते हैं थ्रू CSF, ठीक है ना। अब यानी कि ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट होते हैं CSF में, आप ऊपर से रिजेक्ट भी करें लेकिन CSF में ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वी हैव टू किल दोज ट्यूमर सेल्स, तो वी हैव टू इरेडिएट। ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने इरेडिएट करना होता है CSF को, इसको क्या कहते हैं CSI, क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन कहते हैं। तो ये जो है ये हमने कितने पढ़े थे, 3 पढ़े थे ना, ABC, ये D है हमारा, ठीक है ना, ABCD। हमने ए में क्या पढ़ा था, हमने ए में पढ़ा था ड्रग्स, बी में हमने पढ़ा था सर्जरी, T3C में पढ़ा था हमने रेडियोथेरेपी, और उसके बाद डी में हमारे पास है क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन, ठीक है ना। अब कौन कौन से ट्यूमर्स हैं जो शो करते हैं क्रेनियोस्पाइनल स्प्रेड, यानी कि CSF स्प्रेड शो करने वाले ट्यूमर्स कौन से हैं, इसमें सबसे पहले CNS लिम्फोमा है, पाइनियलोब्लास्टोमा है, मेड्यूलोब्लास्टोमा है, जर्म सेल ट्यूमर है जिसमें टेराटोमा जर्मिनोमा, ठीक है। इसी तरह CPT है, कोराइड प्लेक्सस ट्यूमर जिसको बोलते हैं, एनाप्लास्टिक एपेंडाइमोमा है, और पीनेट है, प्रिमिटिव न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। प्रिमिटिव न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर को हम पीनेट, ये सारे के सारे शो करते हैं, क्या शो करते हैं, CSF स्प्रेड, ठीक है, CSF स्प्रेड। तो इनके लिए हमने क्या देना होता है, क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन, ठीक है। अब देखें इसको, इन सबको याद करने का क्या तरीका है, CPM जर्म कैप, ठीक है, CPM जर्म कैप, ठीक है ना। देखें जो जर्म होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जर्म सेल्स, स्पर्म्स फॉर एग्जांपल, उनकी एक केप होती है ना, ऐसे आपने याद रखना, केप, C से P से देखें, CPM से देखें, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो C से CNS लिम्फोमा, P से पैनियलोब्लास्टोमा, M से मेड्यूलोब्लास्टोमा,
ठीक है ना। उसके बाद जर्म सेल ट्यूमर्स, उसके बाद कैप है, सी से कोरॉइड प्लेक्सस ट्यूमर, ठीक है, ए से एनाप्लास्टिक एपेंडाइमोमा, पी से पीनट प्रिमिटिव न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। तो ये निमोनिक याद रखना है CSF स्प्रेड के लिए। सी से क्या आता है, पी से क्या आता है और एम से क्या आता है, आपने याद करना है, ठीक है। एम से क्या आता है, ठीक है ना, और सी से क्या आता है, ठीक है, और पी से भी वही आता है, सी से शिना में वो आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना निमोनिक आपने याद रखना है। तो ये तरीका है हमारा डी, चौथा तरीका है क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन का, ठीक है ना। अब देखिए ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो शो करते हैं साइकेट्रिक सिम्टम्स भी शो करते हैं ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है ना। देखिए ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं सुप्राटेंटोरियल और इंफ्राटेंटोरियल, ठीक है ना। कौन से ट्यूमर्स इन दोनों में से साइकेट्रिक सिम्टम्स शो करते हैं, तो वो हैं सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर्स, ठीक है ना। अब मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, फ्रंटल लोब ट्यूमर्स और टेम्पोरल लोब ट्यूमर्स में साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं, ठीक है ना। अगर टेम्पोरल लोब ट्यूमर इन्वॉल्व है तो वी सी साइकोसिस, इसका निमोनिक टेम्पोसाइको याद रखें, ये निमोनिक है टेम्पोसाइको, यानी टेम्पो से टेम्पोरल लोब में, साइको से साइकोसिस, ठीक है ना। इसी तरह फ्रंटल लोब में फिर साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं और डिप्रेशन आ जाती है पेशेंट्स में, ठीक है ना। तो जिग डिफरेंस इन साइकोसिस का साइकेट्रिक सिम्टम्स समझा, ठीक है। इसी तरह फ्रंटल लोब जो होता है ना, वो दैट कंट्रोल्स बिहेवियर एंड जजमेंट, ठीक है ना, BNJ, ठीक है, FBJ, फ्रंटल लोब कंट्रोल्स बिहेवियर एंड जजमेंट, ठीक है ना। अब अगर ये फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है बिहेवियर को और जजमेंट को, तो अगर इसमें ब्रेन ट्यूमर आ जाए फ्रंटल लोब में तो क्या होगा, बिहेवियर चेंज आएगा और जजमेंट में चेंज आएगा, यानी बिहेवियर चेंज, जजमेंट चेंज और पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाएंगे पेशेंट में, ठीक है ना। तो फिर कॉज क्या कराता है, ये सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट, ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ इनसाइट एंड फोरसाइट भी होती है, एंटी सोशल बिहेवियर शो करेगा पेशेंट और सोशली इनहिबिटेड होगा पेशेंट, सोशली इनहिबिटेड रहेगा। तो फ्रंटल लोब के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह फ्रंटल लोब ट्यूमर्स एक होता है, क्या होता है, क्या होता है, एक विट्जेल शुट, इसको मैं विट्शुट बोलता हूँ, विट्जेल शुट WITZEL और SUCHT, विट्जेल शुट सिंड्रोम होता है एक, ये रिलेटेड होता है फ्रंटल लोब ट्यूमर्स के साथ, ठीक है ना। तो ये पैथोलॉजिक जोकिंग ये करते हैं पेशेंट, फॉर एग्जांपल किसी को छत से गिरा के हंसना, दिस एंड दैट, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। इसी तरह देखें कि जो फ्रंटल लोब में अगर ट्यूमर हो ना, तो देखें अगर राइट फ्रंटल लोब में अगर ट्यूमर हो तो उसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं, अगर लेफ़्ट फ्रंटल लोब में ट्यूमर हो तो उसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं। राइट फ्रंटल लोब में ट्यूमर हो तो यूफोरिया करा देता है, लेफ़्ट फ्रंटल लोब में ट्यूमर हो तो एकाइनेसिया और डिप्रेशन करा देता है। तो ये क्या है, ये डिप्रेशन की DD में भी आ सकता है कि लेफ़्ट फ्रंटल लोब ट्यूमर, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये तो थे ब्रेन से रिलेटेड जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। अब हम एक एक करके जो है ब्रेन ट्यूमर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमेंजियोब्लास्टोमा,